A very good morning to all of you. 13th of May 2024 आज 3 o'clock के अराउंड हो गई थी मेरी सुबह। अभी हुए हैं 3:05। जिसने मुझे ये कमेंट किया था कि आप सही में सुबह इतना जल्दी उठती हैं या फिर आप एडिट करती हैं। जी, वीडियो को एडिटिंग तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो ये टाइम फ्रेम चल रहा है इसको मैं कैसे एडिट करूंगी। मतलब किसी बंदे में इतना, मतलब कोई कैसे कर सकता है यार कि सुबह के 3 से लेके और रात के 10 बजे तक का वो, मतलब कैसे एडिटिंग ऐसे नहीं होती डियर। टाइम ऐसे आप फ्रेम नहीं लगा सकते। ये कैमरा की रिकॉर्डिंग है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक 100% रियल ये रिकॉर्डिंग जो है वो चलती है, और ये जो ऊपर टाइम चलता है ये भी 100% रियल है। और हाँ, जिसको ये डर लगता है कि मैं मेहनत तो करूं लेकिन कैसे करूं, घबराहट होती है, असफलता मिलने का डर होता है, मैं कहती हूँ सबसे पहले उठते ही उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हो जाइए, उस रब से थैंक यू करिए कि आपको नई सुबह देखने को मिली है, और इस नई सुबह में लग जाइए अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए और अपनों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। और हाँ, जब भी अपनी मेहनत से ये लगने लगे कि सब असफलता का डर लगने लगे और मेहनत कम हो जाए, तो ऊपर वाले से 2 लाइनें बोलिएगा कि मेहनत मेरी, रहमत तेरी, अर्जी मेरी, मर्जी तेरी। ये बातें बोल के सब कुछ अपना उस ऊपर वाले पे, उस रब पे भरोसा करके छोड़ देना। जितनी आप मेहनत करोगे उसका डबल वो करके देगा। मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। कभी न कभी मैं आपकी ही स्टेज पे थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेहनत तो करती हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा, लेकिन जब ऊपर वाले ने मुझे देना स्टार्ट किया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है कि छप्पर फाड़ के देता है, तो वही वाली मेरी कंडीशन थी। लेकिन क्या मैं स्टार्टिंग से इतनी मेहनती थी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक आलसी लड़की, एकदम जो माँ बाप के घर पे रहती है और पूरा जो एकदम हुक्म होता है ना कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, पानी का गिलास भी हमें बेड पे मिलना चाहिए। मतलब मेरे पापा मम्मी ने वो फैसिलिटीज दी थी, सब कुछ। मुझे नहीं पता ये गलत थी सही थी, मेरा आलसपन था, कुछ भी था, लेकिन जो था यही था, और बस इसी के जरिए मैं आगे बढ़ती गई। लेकिन किसी ने मुझे बोला था कि आपके पास हाउस हेल्पर्स हैं, तो फिर भी आप क्यों कभी कुकिंग करते हैं, कभी क्लीनिंग करते हैं, आप उनका ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? मतलब फ़ायदा इन द सेंस, उनके कहने का मतलब था कि उस टाइम को आप यूटिलाइज क्यों नहीं करते अपनी पढ़ाई के लिए। तो देखिए, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, चाहे वो आलसी हो, पहले वो कैसे ही हो, उसको अगर अपने परिवार को संभालना है तो उसको कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, वो कितनी ही हाउस हेल्पर्स रख ले, लेकिन जो शादीशुदा लेडीज हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगी कि बिना किचन में जाए उनका गुजारा या फिर उनकी फैमिली का गुजारा चल नहीं सकता। और मैं मेरा बताती हूँ आपको, मेरे घर हाउस हेल्पर आती है, कुक भी आती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कुक करना अच्छा लगता है, जो हाउस हेल्पर नहीं कर सकते बेचारे, क्योंकि उनके पास दूसरे घर भी उनको जाना होता है। लाइक दही बल्ला जब बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है यार, और जिस दिन भी मैं दही बल्ला बनाती हूँ उससे सिर्फ चटनियाँ बनवा लेती हूँ, बाकी सारी तैयारी करके सबसे पहले मैं उसको खिलाती हूँ, क्योंकि वो पूरा महीना हमें खिलाती है। और बिल्कुल आपने देखा होगा, एकदम हम अपना डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और हमें वहाँ पे खाना वो परोसती है। तो संडे वाले दिन मेरी ये कोशिश होती है कि सुबह मेरे पास टाइम है और मैं मोस्टली दही बल्ले, इडली सांभर कुछ बनाती हूँ और सबसे पहले उसको खिलाती हूँ। स्टार्टिंग में उसको अजीब लगता था कि दीदी, मतलब आप पहले आप लोग खा लीजिए फिर मैं, लेकिन मैं बोलती थी कि तुम हम लोगों को पूरा महीना गर्मा गर्म खाना खिलाते हो तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है। तो संडे को कुकिंग मैं इसलिए कर लेती हूँ कि उसको भी थोड़ा सा एक फील होना यार, जब मेरा पेपर नजदीक होगा तो मैं अपने आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दूंगी उस हिसाब से, लेकिन जब तक मेरा पेपर थोड़ा सा दूर है तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और एक और बात, जब मैं संडे के अलावा भी कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों करती हूँ। लाइक उसने सुबह पराठे वगैरह कुछ बना दिए ब्रेकफास्ट में, मेरा बेटा मोस्टली खा लेता है जैसे ही वो बनाती है 6-6:30 के अराउंड। मैं भी कभी खा लेती हूँ, कभी बाद में खाती हूँ। अभी हस्बैंड का खाने का टाइम होता है 9 o'clock, लेकिन उस टाइम पे मैं सुबह के 6 बजे हुए बने हुए पराठे उनको 9 o'clock कैसे दे सकती हूँ यार? ठंडे होते हैं, मुझे खुद नहीं अच्छे लगते, तो मैं उनको कैसे ठंडा खाना दे सकती हूँ? और जब फादर इन लॉ यहाँ पे रहते थे तो वो भी ऐसे 9:30-10 के अराउंड खाते थे, तो तब इसलिए मैं कुकिंग करती थी। जो पोहा, उपमा या कुछ ऐसी चीजें हैं जो गर्म हो सकती हैं बाद में और जिनका टेस्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और जो इकट्ठी बनानी पड़ेंगी, चाहे वो मेरा बेटा उस टाइम पे खाए या फिर बाद में हस्बैंड खाए, तो ठीक है, उनमें चलता है। लेकिन पराठा एक ऐसी चीज है या फिर चपाती ऐसी चीज है जो ठंडी खाने में अच्छी नहीं लगती, और जब 2-3 घंटे का गैप हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं करती हूँ उस टाइम पे उनके लिए बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए खाना। और जब बेटा स्कूल से आता है, कई बार उसका मन करता है येलो राइस, जो नमकीन कुकर वाले राइस होते हैं उसको बहुत पसंद होते हैं, कई बार मैं
मॉर्निंग में वो बनाती हूँ और फिर कई बार ऐसा होता है वो टिफिन में ले जाता है, कई बार उसकी डिमांड होती है कि टिफिन में नहीं लेके जाना, टिफिन में कुछ और लेके जाना है, लेकिन घर आके वही येलो राइस खाने हैं। तो मैं सब्जियों की तैयारियां करवा लेती हूँ, कटिंग एंड वो जो कुक वगैरह कर जाती है सब्जियां वगैरह। लेकिन बाद में एक फ्रेश खाने का मजा ही अलग होता है ना, जब बच्चा इतना थक हार के मतलब आता है पढ़ाई करके, तो एक फ्रेश खाना मतलब उसको जब भी चपाती की नीड होती है या फिर येलो राइस जो कि कुकर में बने हुए गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, तो मैं उसको तुरंत बना के वो देती हूँ। और किसी दिन हाउस हेल्पर की छुट्टियां भी होती हैं भैया, वो भी 365 के 365 दिन काम तो कर नहीं सकते, उनको भी ऑफ लेना होता है, उनकी भी मजबूरियां होती हैं, तो उस टाइम पे भी मेरे को कुकिंग करनी होती है। रही बात क्लीनिंग की, तो आप सब कुछ एक हेल्पर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। झाड़ू पोछा बर्तन ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और इसकी मुझे नीड भी नहीं होती है कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ या फिर इस काम में इन्वॉल्व होने की। लेकिन कुकिंग में और एक जो डस्टिंग होती है उसमें कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई सामान इधर से उधर रखना है वो हेल्पर को नहीं पता होता, तो मुझे वहाँ पे भी इन्वॉल्व होना होता है। और अभी एग्जाम थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए ये जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। क्या पता एग्जाम बिल्कुल नजदीक आएगा तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। और ऐसा हुआ भी है, जब मैं लेक्चरर की तैयारी कर रही थी, वो अलग बात है कि वो मतलब भर्ती कोर्ट केस में लटकी हुई है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ उस टाइम पे जब पास में था एग्जाम तो आई थी, हेल्पर्स को उन्होंने ही संभाला था। देखिए यार, हेल्पर्स भी इंसान ही है, उनके भरोसे हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते। उनको इतना पता भी नहीं होता, वो एक घर में काम नहीं कर रही होती, वो बहुत घरों में काम कर रही होती है, तो एक घर की पूरी 100% जिम्मेदारी वो नहीं ले सकती। अपने घर की जिम्मेदारी तो हमें ही लेनी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि उनसे हमें हेल्प बहुत मिल जाती है, और बहुत मिलती है हेल्प। उसी वजह से मुझे थकावट भी शायद कम होती हो। जो आप लोग ये बोलते हो कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, तो एक राज ये भी हो सकता है कि भैया मुझे उन लोगों से हेल्प मिल जाती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं टाइम सेव हो जाता है। लेकिन हाँ, एक लड़की शादी के बाद 100% अपनी जिम्मेदारियों से फ्री कभी नहीं हो सकती। शादी से पहले हो सकती है, शादी से पहले मुझे कभी नीड नहीं पड़ी कि मैं किचन में जाऊं, या फिर हॉस्टल लाइफ में कभी नीड नहीं पड़ी कि मैं कुछ बनाना सीखूं। सिर्फ मैगी या फिर जो राइस बचते थे मैस से लेके आते थे, उनको थोड़ा फ्राई करते थे, खा लेते थे। तो बाकी सब मतलब एक हॉस्टल वाली लाइफ जो होती है वो भी जी है मैंने, और एक जो ये घर गृहस्थी लाइफ है ये भी मैं जी रही हूँ। तो एक बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ है मेरे अंदर, अच्छे वे में चेंज हुआ है बेसिकली। और जब मैं चेंज हो सकती हूँ ना कि मैं सुबह इतना जल्दी उठना, मैं स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थी, मैंने अपने वीडियोस में भी शेयर किया है। आप लोग पता नहीं सुबह इतना जल्दी उठने को इतना वो क्यों मानते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यार मैं एक इंसान हूँ, मैं कर रही हूँ, 1 जनवरी से आप सबको दिखा रही हूँ, और जो है वो मतलब आप कर सकते हो यार, मैंने भी स्टार्ट किया है। देखिए, कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं बड़ी सफलता पाने के लिए। तो छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करिए, आपको सब कुछ आसान लगेगा। मुझे ये लगता है कि मेरे जैसी आलसी लड़की जिसको बेड पे पानी मिलता था पढ़ाई करते हुए, वो जब इतना सब कर सकती है तो मतलब हर कोई कर सकता है यार इतना सब कुछ। बस आप अपने अंदर वो जुनून पैदा करिए कि आप किस लिए मेहनत करना चाहते हैं, वो जुनून जब रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं कमेंट ले लेती हूँ आप सबके। इसने पूछा है कि हेलो डियर, जैसे आप बताती है कि आपका एनवायरनमेंट पूरा हो गया है और पॉलिटी चल रही है, 2 से 3 मंथ हो गए हैं, तो क्या आपको भी एनवायरनमेंट याद होगा? मैं भी हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। मैं एक सब्जेक्ट पूरा करती हूँ तो पहले वाला सब भूल जाती हूँ, रिविजन भी करूँ तो कैसे करूँ? ये लगता है कि मेरा सब जो चल रहा है वो ही पूरा नहीं हुआ, तो पिछले वाला सब का रिविजन कैसे करूँ? डियर प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, हमने हर बार सुना है, हर वीडियो में या हर टीचर से हम सुनते हैं रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ये हमारा माइंड है ना, हमारा मन है, जब भी हम रिवीजन करने चलते हैं तो हमें यही सबके मन में आता है कि यार अभी तो सिलेबस बहुत बाकी है, पहले सिलेबस करना है, रिवीजन कैसे करें। एक मैं सच्चाई बताती हूँ आपको, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, वहां पे 100 के 100 क्वेश्चन, मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, किसी को भी नहीं आते होते, किसी को 40 आते हैं, 50 आते हैं, किसी में हमें गैस वर्क करना पड़ता है, किसी में हमें कुछ ना कुछ मतलब तिकड़म लगाने पड़ते हैं कि भैया ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। कुछ 40 क्वेश्चन के राउंड ऐसा होता है कि हाँ जो आ रहे होते हैं। लेकिन सोचिए, वो 40 क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं वो आपने रिवाइज ही नहीं किए, सिर्फ पढ़े हैं, तो आप क्या उन 40 क्वेश्चन को शॉर्टी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए रिवीजन इसलिए जरूरी है कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे और कुछ हद तक ठीक लेवल के आएंगे, इजी लेवल के आएंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगी। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, उन इजी क्वेश्चन को भी आप गलत कर दोगी। हार्ड क्वेश्चन तो हर किसी के गलत होंगे, हर किसी के तुक्के चलेंगे, लेकिन जो ईजी वाले होंगे वो सिर्फ उनके ठीक हो पाएंगे जिन्होंने अच्छे से रिवीजन किया था। लेकिन अब इस मन को समझाएं कैसे कि भैया रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने पहले भी शेयर किया था कि आपका, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, मैं पॉलिटी कर रही हूँ, तो मैं एनवायरनमेंट की रिवीजन के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ।
आपको बुक मिल जाएंगी क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन बुक से। तो आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे आप पाएंगे कुछ टॉपिक हैं जो आप इजीली, जिनसे क्वेश्चन आप कर पा रही हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा है कि यार पढ़ा तो था, कुछ याद नहीं आ रहा, और जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका दिमाग को ये सिग्नल मिलेगा कि भैया ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को ये याद नहीं है, इसका मुझे रिवीजन करना ही पड़ेगा। अभी रिवाइज नहीं होगा तो एग्जाम टाइम पे याद कैसे आएगा। आपका दिमाग को ये बार बार सिग्नल मिलना बहुत जरूरी है कि रिवीजन जरूरी आखिर क्यों है। जब तक इस दिमाग को क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, ये दिमाग वो चीज नहीं करना चाहेगा, उसको अच्छी नहीं लगेगी, इसको बोरिंग लगेगी। और एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो दिन के 12 घंटे पढ़ता है उसके लिए कम से कम 3 घंटे की रिवीजन जरूरी है, क्योंकि 12 घंटे पढ़ने वाला इंसान नया चीजें भी उतनी ही ज्यादा करता है, उसके कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको रिवीजन की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो 3 घंटे कम से कम मान के चलिए आपको रिवीजन को देने ही है। जो 8 घंटे के अराउंड पढ़ता है उसको 2 घंटे की रिवीजन करनी मस्ट है, क्योंकि उसके उतने टॉपिक 2 घंटे में ही रिवाइज हो पाएंगे जितना वो डेली करता है, और डेली करते करते हमारा कंटेंट उस हिसाब से इकट्ठा हो जाता है। जो दिन के 4 घंटे के अराउंड पढ़ता है उसके लिए 1 घंटे की रिवीजन मस्ट है, उसको 1 घंटे की रिवीजन करनी ही चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि आप 4 घंटे पढ़ने वालों में है, 8 घंटे पढ़ने वालों में है, या 12 घंटे पढ़ने वालों में है, तो ये रिवीजन मैं कम से कम बोल रही हूँ, इतने टाइम आपको रिवीजन को देना ही पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो ये आप एग्जाम हॉल में तब फील करोगे जब आप आता हुआ क्वेश्चन या किया हुआ वो क्वेश्चन कि हाँ ये टॉपिक किया तो है यार, कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका ए आएगा कि बी आएगा, या फिर अगर आपका आंसर राइटिंग वाला है आपको वो प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आप आंसर वहां पे बनाने बैठोगे, आपका टाइम वहां पे निकल जाएगा सोचने में। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना नया पढ़ना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा रिवीजन जरूरी है। किसने लिखा है कि मुझे भी पढ़ाई करने का मन होता है, सब काम खत्म होने के बाद जब मैं रूम में जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए तो मेरी सास बोलती है तेरे बाप का घर है क्या, अभी पढ़ना है क्या तुझे, फिर भी मैं पढ़ाई कर ही लेती हूँ। डियर, आपकी बात सुन के ना मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे एक आंटी की बात याद आई, जिससे मैंने आपको बताया था ना कि मैं सुबह सुबह ना जाती हूँ बच्चे को स्कूल छोड़ के मॉर्निंग वॉक करने के लिए। वहां पे ना 2-3 दिन पहले 2 आंटियां बैठी थी, तो मैं भी उनके साथ जाके ऐसे बैठ गई, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके, मुझे अच्छा लगता है बड़े लोगों के साथ बैठना ना। तो वो जो एक आंटी है ना वो दूसरी आंटी को बोल रही थी कि जो बहू होती है ना वो भी किसी की बेटी होती है, इसलिए जब भी मेरी बहू ये बोलती है मुझे कि नहीं आप ये रहने दो मैं कर लूंगी, तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं तू भी तो काम करके थक जाती होगी ना, मेरी बहू सब्जी बनाती है मैं तब तक सब्जी काट देती हूँ, जब तक वो खाना दूसरों को खिलाती है मुझे पहले खिला देती है, जब वो खुद खाना खाने के लिए जाती है तो मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। अभी देखिए ना कितना फर्क है लोगों की सोच में। और वो जो एक आंटी है ना वो दूसरी आंटी की सोच को भी बदलने की कोशिश कर रही थी, उनको समझा रही थी कि बेटी भी, जो बहू है वो भी बेटी का ही रूप होती है, हमारे हाथ पैर काम करते रहेंगे, अच्छी बात है ना हम अगर काम करते रहेंगे तो, नहीं तो अगर हम काम करना छोड़ देंगे हमारे हाथ पैर भी काम करना छोड़ देंगे, बुढ़ापे में हमें ही प्रॉब्लम होएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक पॉजिटिव सोच जरूरी है समाज में ना, कि सही में यार जो आपकी बहू बन के आई है वो भी किसी की बेटी रही होगी और उसके भी सपने रहे होंगे, जब वो आप सबके लिए इतना टाइम निकाल रही है, सबका खाना पीना, मतलब घर में कितने सारे काम होते हैं, तो क्या उसको अपने लिए जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है यार कहीं ना लाइफ में हमें थोड़ा सा मतलबी होना जरूरी है, अपने लिए भी अपने सपनों के लिए भी, क्योंकि जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे हम सबको खुश कैसे रखेंगे, और सबको तो खुश हम कैसे भी नहीं रख सकते यार, चाहे कुछ भी कर लो आप लाइफ में सब खुश नहीं रह सकते आपसे।